हाय, वेलकम टू बीकेवी हाईटेक स्कूल। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे। हम लोग जीव विज्ञान में चौथा पाठ प्रारंभ कर चुके हैं। आज यह आप लोगों का दूसरा क्लास है। चौथा पाठ प्राणी जगत, जिसमें कि हमने कल आप लोगों को बताया था कि प्राणी जगत में विभिन्न प्रकार के प्राणियों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, और यदि अगर हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो उनके लिए कौन कौन से आधार लिए जाएंगे, अर्थात किस स्तर पर हम लोग प्राणियों का वर्गीकरण करेंगे, इतना हमने जिक्र किया था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्राणियों का पहला जो संघ है वह संघ हमारा है, जिससे हम लोग जानते हैं पॉरीफेरा। अब फेरा शब्द आ गया, इसका मतलब ही नहीं कि आप फेरा में पड़ गए, नहीं। पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा नहीं है कि फेरा पड़ गया। पॉरीफेरा शब्द का अर्थ अगर आप जानेंगे तो विशेष आप इसके बारे में जान भी जाएंगे। देखिए, सबसे पहले पॉरीफेरा शब्द का जो प्रयोग किया गया है, पॉरीफेरा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह ग्रीक वर्ड से हुई है। दो ग्रीक वर्ड्स हैं जिनसे यह बना हुआ है। एक को पोरोज कहते हैं, दूसरे को फेरे कहते हैं। पोरोज मतलब होता है छिद्र, पोर्स। इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं? पोर्स। पोर्स मतलब छिद्र, पोरोज। और फेरेज, फेरेज मतलब होता है युक्त या कैरियर। यानी कि ऐसे जीव जिनके शरीर पर छोटे 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 बहुत सारे छेद होते हैं, जिनके शरीर पर छिद्र होते हैं, वे छिद्र युक्त जो जीव हैं वही स्पंज कहलाते हैं। ऐसे कल के क्लास में मैंने स्पंज का नाम लिया था, बहुत सारे स्पंज। स्पंज क्यों? स्पंज उजला वाला जब खाएंगे आप तो देखेंगे उसको गार कर तो उसमें से रस निकलता है। क्यों रस निकलता है? क्योंकि स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन छिद्रों में रस जाकर भर गया रहता है। यानी आप समझ गए होंगे कि इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होंगे उनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होंगे। पानी भरा हुआ रह सकता है। क्यों? क्योंकि ये पानी में रहने वाले जीव हैं, जल में रहने वाले जीव हैं, जलीय जीव। और ये जलीय जीव समुद्र में भी रह सकते हैं और मीठे जल जैसे गंगा जी का, नदी का, पोखरा का, तालाब का, उसमें भी ये पाए जा सकते हैं। चर्चा करूँगा इसका। इसी पॉरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होते हैं, जितने भी प्राणी होते हैं, उनको हम लोग स्पंज के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए मैं पॉरीफेरा के साथ लिख दिया हूँ स्पंज। यह संघ पॉरीफेरा है। पॉरीफेरा का नाम की अगर बात करूं कि ये पहली बार किसने पॉरीफेरा शब्द रखा, तो देखिए मिलेगा R.E. ग्रांट। ये जीव विज्ञानी हैं। इन्होंने इन जीवों के समूह को पॉरीफेरा कहा था। कब कहा था? 1825 ईस्वी में। पॉरीफेरा शब्द की उत्पत्ति जो है इनके द्वारा हुई थी। इतना कुछ बताया तो कुछ उदाहरण भी हो जाए कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कैसे जीव आते हैं। तो देखिए, साइकल अधिकांश तो इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं ना, वो समुद्री होते हैं। समुद्र में यानी खारा पानी, नमकीन पानी में रहते हैं।
लेकिन एक और उदाहरण है एस्पॉन्जिला। यह स्वच्छ जल में पाया जाता है, साफ पानी में पाया जाता है। और एक ये वेरी इंपॉर्टेंट है यू एस्पॉन्जिया, या यू एस्पॉन्जिला के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं, स्नान स्पंज के नाम से जानते हैं। ये याद रखिएगा, मेडिकल में पूछ सकता है यू स्पंज। दूसरा बात, अब चूंकि ये स्पंज होता है गोल, स्पंज कैसा होता है? गोल होता है ना, तो इनका शरीर कैसा होगा? तो आपने तो कल्पना कर ही लिया होगा कि ये पॉरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जो जीव होंगे, मैं बोला कि स्पंज की तरह, यानी ये भी जो होंगे वो गोल होंगे। सीधी सी बात है, इसीलिए मैंने लिखा गोलाकार, गोल नहीं लिखा है, गोलाकार। गेंद नहीं लिखा है, गेंदाकार लिखा है, मतलब लगभग गेंद के आकार का, गोलाकार। अब गोलाकार में गेंद ही नहीं आता है, ये कैसा है मार्कर? ये भी गोल है, देखिए, लेकिन इसको कहेंगे बेलनाकार। स्पंज लंबा भी आता है, अब आ गया याद है। स्पंज खाली गोल नहीं होता है, लंबा भी स्पंज बनता है ना। तो इसके अंदर देखिए कहीं मैं लिखा हूँ, इसका आकार 5 नंबर। देखिए मैं कुछ इसकी विशेषताओं पर चर्चा करूँगा, पॉरीफेरा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो मैंने इसको नोट डाउन किया है ताकि मैं इसको एक एक करके समझा सकूं। आप भी इसे ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसका आकार अनियमित होगा। अब आदमी का चित्र बनाने के लिए कहिएगा तो आदमी का नाक कहाँ होता है, आँख कहाँ होता है, कान कहाँ होता है, ये पता है। और जब भी बनेगा तो आँख, नाक, कान, मुंह का आकृति मतलब कहाँ कहाँ होता है, चाहे जैसा भी बने बना देंगे। लेकिन इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं उनका जो शरीर होता है उनका आकार निश्चित नहीं होता है। कोई लंबा लंबा खड़ा खड़ा मिलेगा, जैसे आपके चित्र में दिया हुआ है, आपके बुक में साइकॉन का चित्र दिया हुआ है। तो दूसरा ब में जैसे दिया हुआ है, देखिए यू स्पंजिया का दिया हुआ है चित्र। यू स्पंजिया यही स्नान, जिसको स्पंज कहते हैं, बाथ स्पंज। उसी तरह स में दिया हुआ है स्पंजिला का, स्पंजिला ये सोच चलिए जी। सबका आकार देख लीजिए अपने पुस्तक में अलग अलग। तो क्या कहेंगे इसको, किस आकार का होता है? बेलनाकार होता है, बेंच के समान होता है, मार्कर के समान ना। इसका जो आकार होता है अनियमित होता है। अब वो अनियमित तो कैसा है? कोई बेलनाकार भी हो सकता है, कोई अंडाकार भी मिल सकता है, कोई गोलाकार भी मिल सकता है। अलग अलग आकार के ये मिल सकते हैं, ठीक है। कहाँ रहते हैं? सामान्य तौर पर तो पानी में, लेकिन मैंने अभी बताया कि कुछ अधिकांश जो इसकी अगर संख्या की बात करो पॉरीफेरा में, तो अधिकांश जो प्राणी पाए जाते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं जी, समुद्री जीव हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो मीठे जल में पाए जाते हैं या स्वच्छ जल में पाए जा सकते हैं। अधिकांश जंतु जो हैं ये इनके इस संघ के समुद्री पाए जाते हैं, नमकीन पानी। चिपक कर लिखा हूँ, चिपक कर मतलब क्या? हमसे चिपक कर नहीं, समुद्र में बीच में बड़े बड़े चट्टान होते हैं, पत्थर पहाड़ के हिस्से होते हैं। स्पंज यानी पॉरीफेरा के जो जंतु होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, जीव जो आते हैं वो पहाड़ों से, चट्टानों से चिपक जाते हैं, चिपके हुए रहते हैं। देखिए लिखा हूँ मैं कहीं, चट्टान या किसी ठोस आकृति से ये चिपक कर रहते हैं। ये भी इनकी विशेषता है। फ्रीली अमीबा की तरह या हमारे और आपके तरह या मछली की तरह तैरते नहीं रहते हैं। सीधी सी तैरते हुए नहीं मिलेंगे। जब मिलेंगे तो कोई चट्टान है उससे ये चिपक कर मिलेंगे, है ना। इनकी अगर संख्या की बात करें, इनकी प्रजातियों में, तो मतलब ये सब क्या है? ये समूह है इनकी प्रजाति। आदमी है तो ह्यूमन में तो बहुत सारे आ जाएंगे। मैं बंदर,
आ जाएगा, हनुमान आ जाएगा, मनुष्य सब एक ही है। उसी प्रकार अगर इनकी प्रजाति की बात करूं तो देखिए लगभग 5000 प्रजातियां इनकी पाई जाती हैं जल में। 5000 प्रजातियां इनकी पाई जाती है, 1 2 3 4 नहीं, 5000। बड़े बड़े जीव की प्रजातियां कम, लेकिन छोटे अगर जीवों की प्रजातियों की बात करूं तो पूछिए ही नहीं। ऑर्थोपोडा में तो पूछिए नहीं, ऑर्थोपोडा जब पढ़ाऊंगा तो पूरे प्राणी जगत का सबसे बड़ा अगर संघ है तो ऑर्थोपोडा है। छोटे छोटे जो जीव हैं उनकी प्रजातियां तो पूछिए, उनकी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है ना। लगभग इनकी 5000 प्रजातियां हैं। अब चलिए इनकी विशेषताओं पर हम चर्चा कर लें एक एक कर, है ना। सबसे पहले बहुकोशिकीय। इनका शरीर एक कोशिका का नहीं बना हुआ है। जैसे अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, तो इनका शरीर एक कोशिका से मिलकर नहीं बना हुआ है। मिलने की बात है, मतलब कि बहुत सारे कोशिकाएं इनके अंदर होंगी। ये भी जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय कहलाएंगे, मल्टी सेलुलर होते हैं। याद रखिएगा, पॉलीफेरा के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। दूसरी बात करूं जलीय, ये तो पूछना ही नहीं, अभी तक शुरू से मैं यही चर्चा कर रहा हूं कि इस समूह में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं वो जल में पाए जाते हैं और सबसे अधिक समुद्र में जी पाए जाते हैं, समुद्री जीव, है ना। अब मैं बात करूं, देखिए तीसरा का चर्चा कर दिया, चट्टान या ठोस से चिपक कर रहते हैं, है ना। चौथा की बात करूं, समुद्र और मीठा जल दोनों लिखा हूं, मतलब ये सबसे अधिक जो पाए जाते हैं वो समुद्र में, और कुछ थोड़े जो होते हैं वो मीठे जल में पाए जाते हैं, है ना। ये हो गया। आकार का मैंने चर्चा कर दिया। आकार अनियमित आकार का होता है, मतलब ये बेलनाकार भी हो सकते हैं और अंडाकार भी हो सकते हैं। छठा वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहीं पर समझना है, मैंने लिखा है उत्तक नहीं, यानी इनके अंदर कोशिकाओं का समूह नहीं मिलेगा, इनके अंदर उत्तक नहीं मिलेंगे। अब उत्तक नहीं मिलेंगे तो ये मत समझिएगा कि इनके अंदर अंग नहीं होंगे। उत्तक नहीं का मतलब एक ही प्रकार के कोशिकाओं का इसमें समूह नहीं पाया जाता है, और समूह पाया जाएगा तो उनका उद्देश्य अलग अलग होगा, कार्य अलग अलग होगा, इसलिए उत्तक हम उन्हें नहीं कहेंगे। छिद्र जो बनता है वो बहुत सारे नलियों से बनता है। अब जब नली का ही बात करेंगे तो नली कैसे बन जाएगा, बिना कोशिका का बन जाएगा। कोशिकाएं होंगी, नलियां होंगी, है ना। लेकिन याद रखिएगा, जो विशिष्ट जो उत्तक की परिभाषा है उस परिभाषा के अनुसार इसमें कोशिकाओं का समूह नहीं पाया जाता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि इनके अंदर उत्तक नहीं होता है। सातवां विशेषता की अगर मैं बात करूं तो इस पॉलीफेरा में देखिए छिद्र युक्त। अभी हमने बताया कि पॉलीफेरा जो नाम है वह क्यों पड़ा पॉलीफेरा नाम, इसी आधार पर पड़ा कि इनके शरीर के अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं, तो इनका शरीर छिद्र युक्त होता है। अब छिद्र युक्त होगा यानी छेद होगा, तो जैसे स्पंज का मिठाई के अंदर रसगुल्ला जाता है या कुछ भी डाल देंगे रस में तो वो चीज़ कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा ना जी, यानी रास्ता बनेगा ना। और अंदर जाकर कहाँ कोई चीज़ रहेगा तो गुफा में, गुहा में रिक्त स्थान होगा। उस रिक्त स्थान में
जाकर रस जाकर बैठेगा। तो इनके शरीर में भी जो छिद्र हैं वो छिद्र जाकर कहाँ अंत में जाकर मिलेंगे, तो उनके अंदर भी छोटे छोटे गुहा होते हैं, गुफा होते हैं। बड़ी गुहा का नाम है जठराव। इनके अंदर स्पंज होते हैं, एक मतलब बहुत बड़ी गुहा होती है। उस गुहा का नाम स्पेशल दिया गया है जठराव। इसी जठराव में पानी हो गया या अन्य चीज जो भी जल में घुला वाला है वो सब जाकर जठराव में जाकर स्टोर होता है। और जब उसको गाड़ेंगे तो जठराव से फिर निकल कर बाहर आएगा। लेकिन खास बात है, इनके अंदर जो नलियां होती हैं ना, जिस नली से पानी अंदर और बाहर जाता है, एक नली से अंदर बाहर नहीं जाता है। जल को अंदर ले जाने वाली नली दूसरी है, स्पंज से जल को निकालने वाली नली दूसरी है, और दोनों का अलग अलग नाम है जो मैं लिख रखा हूं। देखिए, पानी जो बाहर निकलेगा उसको अपवाही रंग या अस्कुलम कहते हैं, बाहर पानी निकालने वाले को। और ऐसी भी नली, दूसरी नली जो उसके अंदर होगी जो पानी को अंदर लाएगी, उसको हम लोग आस्ट्रिया के नाम से जानते हैं, है ना। आस्ट्रिया, आस्ट्रिया हमसे लिखा गया है, सॉरी, आस्ट्रिया कहते हैं उसको। आस्ट्रिया से क्या होगा, जल उनके शरीर के अंदर जाएगा, और अस्कुलम से क्या होगा, उनके शरीर से जल बाहर निकलेगा, अस्कुलम। क्लियर, ये भी याद होगी। दूसरा बात, ये जो जल गुहा है, बड़ी गुहा जिसको जठराव कहते हैं, उसको इंग्लिश में उसको जल गुहा भी कहा जाता है, और जल गुहा को एस्पंजोसील के नाम से भी हम जानते हैं, याद रखिएगा। एस्पंजोसील, सील मतलब ही होता है गुहा, हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कल। सील मतलब क्या होता है, गुहा होता है। क्योंकि ये स्पंज का यह गुहा है, स्पंजोसील कहते हैं। जठराव उसको हिंदी में कह सकते हैं, या आप जल गुहा भी इसे सिंपली आप कह सकते हैं, 3 नाम दे सकते हैं अलग। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स बनाना है, जितना बढ़िया से बता रहा हूँ एक एक करके अलग अलग, उस तरह से बनाइएगा, किताबी भाषा मत छापिए। 8वां, एक और इसकी विशेषता है, कुछ जीव इसके ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर कसाभिक होता है। और ये कसाभिक क्या होता है, मैं कसाभिक को चुंबक कहता है। चुंबक, चुंबक समझते हैं ना, घोड़ा को या बैल को या किसी जंतु को मारने के लिए लोग चुंबक बनाते हैं, धागा का या रस्सी का बड़ा सा, जैसे ये है, इस पर एक रस्सी का आकार का बनेगा, मतलब बड़ा सा आकृति, इसको हम लोग कसाभिक कहते हैं, कसाभिक। इसी को हम लोग फ्लैजिला के नाम से जानते हैं। ये भी कोशिकीय होता है, सब में तो नहीं, मगर कुछ स्पंज में ये कसाभिक यानी फ्लैजिला मिल सकता है आपको, है ना, ये भी याद रखिएगा। कुछ स्पंज में यह फ्लैजिला पाया जा सकता है। दूसरी बात, एक और पॉइंट मैं बता रहा हूं, इनका शरीर जो है द्विकोणिक होता है, द्विकोणिक। अब द्विकोणिक का नाम अभी कल मैंने बताया था। इनका शरीर के अंदर इक्टोडर्म होगा और इंडोडर्म होगा, मेसोडर्म नहीं होगा, है ना। तो मात्र बाह्य त्वचा होती है और आंतरिक त्वचा होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि इनका शरीर द्विकोणिक होता है। लेकिन खास बात है कि इंडोडर्म और इक्टोडर्म, बाहरी त्वचा और आंतरिक त्वचा के बीच में
जेली मतलब गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है, जेली नुमा, जेली के समान, जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक थिंग पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है ना। लगेगा ठोस के तरह लेकिन ठोस नहीं, वह लिक्विड के समान होगा, जेली समझ लीजिए ऐसे। जो जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मेसेनकाइम कहते हैं, मेसेनकाइम। हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी भी यही होता है, मेसेनकाइम। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में पाया जाता है। और ये खास बात है, देखिए ये ऐसा होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसमें सिलिका होता है, वही बालू में पाया जाने वाला सिलिका जो ठोस होता है। और इसी सिलिका से उनके अंदर बहुत सारे शंकुन बनते हैं, सिलिका से शंकु समझते हैं, ठोस आकृति बनती है। और ठोस आकृति इनके शरीर के अंदर कंकाल की तरह कार्य करता है, यानी इनका आकृति बनाने में मदद करता है। बहुत नाजुक ही होता है इनका आकृति। अब जैसे अब ये नहीं रहे तो इनका आकृति तो होगा ही नहीं, फिर अमीबा हो जाएगा। तो ये जो कुछ भी आकृति हम अपने पुस्तक में भी देख रहे हैं स्पंज की, पॉरीफेरा की, वो आकृति आकृति बनाने के लिए ढांचा चाहिए ना, उनके अंदर कंकाल हड्डी के जैसा संरचना चाहिए। तो हड्डी के जैसा बोल रहा हूँ, हड्डी नहीं है ना, छोटी सी है ना मुलायम आकृति होती है, शंकु जो सिलिका की बनी होती है। और वो सिलिका जो होती है वो मेसेनकाइम में होती है, जो इंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में पाया जाता है। द्विकोरी के बाद अब मैं बताऊंगा 10वां अपना पॉइंट, विशेषता। इनके अंदर प्रजनन कैसा पाया जाता है। इनके अंदर प्रजनन जो होता है वह एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक, अलैंगिक में बर्डिंग, कली के द्वारा। आपने पढ़ा है कि ये जीव है, इससे एक छोटा सा कली निकलेगा, फिर कली जो है अलग हो जाएगा, फिर एक नया जीव निकल जाएगा। कलिंग के द्वारा मतलब बर्डिंग के द्वारा भी हो सकता है। और फिजन, फिजन मतलब द्विखंडन, बहुखंडन। जैसे अमीबा, एक अमीबा से 2 अमीबा विभाजित हो जाता है। एक अमीबा धीरे धीरे बड़ा होकर 2 अमीबा बदल जाता है। कैसे? अमीबा ऐसे केंद्रक जब विभाजन हो गया, फिर ये धीरे धीरे सटेगा और 1 से 2 अमीबा बदल जाता है। उसी प्रकार स्पंज भी फिजन के द्वारा, विखंडन के द्वारा एक स्पंज से 2 स्पंज में विभाजित हो जाते हैं। लेकिन बहुत रेयर केस है। अधिकांश इनके अंदर जो होता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी खास बात है। क्या खास बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? कि ये जो स्पंज होते हैं इनमें नर अंग और मादा अंग, नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही में होता है, एक ही जीव में। मतलब नर अलग और मादा अलग नहीं होंगे। इसीलिए इनको हम लोग उभयलिंगी के नाम से जानते हैं, बाइसेक्सुअल। ये द्विलिंगी होते हैं, यानी दोनों लिंग जो है एक ही स्पंज के तरह होगा। और जब लिंग अलग अलग होगा, नर और मादा लिंग, तो स्पर्म और ओवम भी बनेंगे, यानी शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु नर का और अंडाणु मादा का। शुक्राणु और अंडाणु भी बनेंगे। और शुक्राणु और अंडाणु जिसमें क्रोमोसोम की संख्या या जीन आधी होती है, दोनों मिलेंगे तो फिर 2n बनेगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा। उसको निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप आंतरिक निषेचन ये भी होता है कि आंतरिक निषेचन का मतलब क्या कि इनके शरीर के अंदर ही स्पर्म और ओवम दोनों मिलेंगे, निषेचन होगा, यानी जाइगोट बनेगा। और जाइगोट जब बड़ा होगा तो फिर से वो जीव बनेगा। लेकिन वो जो जीव जो होता है, जीव का परिवर्धन जो होता है, वह
अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो इसका बच्चा बनेगा, अगर मैं अपने भाषा में समझाऊं तो इसका बच्चा होगा, तो बच्चा जो है वह एडल्ट के समान, बच्चा को देखकर आप बोल ही नहीं सकते कि ये स्पंज है। उसका आकार जैसा हम लोगों का मनुष्य का बच्चा होता है तो मनुष्य साफ दिख जाता है ना जी, बकरी का बच्चा तो बकरी दिखता है ना, लेकिन इसका जो बच्चा होगा वह समझिए अब इसके भाषा में कि वह स्पंज जैसा नहीं दिखेगा। हाँ, जब वो बड़ा होगा, आकार उसका बढ़ेगा, तब तो जाकर नजर आएगा कि यह स्पंज ही है, पॉरीफेरा ही है। तो इसलिए इसके बच्चे को लार्वा कहा जाता है, याद रखिएगा। लार्वा का मतलब ये होगा जो परिवर्धन होगा वह अप्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी वह जो शिशु होगा वह एडल्ट के समान नहीं होगा। उसका बच्चा का शरीर जो है वह एडल्ट से भिन्न होगा। इस स्टेज को हम लोग लार्वा के नाम से जानते हैं। इसके भी लार्वा होते हैं। निषेचन के बाद जो जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा, युग्मनज के बाद समसूत्री कोशिका विभाजन होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन के बाद जो लार्वा बनता है वह बच्चा नहीं बनता है। अगला चीज अगर बताऊं तो देखिए, इसमें एक और होता है कोएनोसाइट। कोएनोसाइट कोशिकाओं का एक स्तर है, कोशिकाओं का एक स्तर है, और यह ऐसा स्तर है जैसे हम जान चुके हैं कि पॉरीफेरा में बहुत सारे नलियां होती हैं, छिद्र होता है, नलियां होती हैं। तो नलियों का स्तर मतलब नलियां आखिर किस चीज़ की बनी, कैसे बनी, तो वो जो नलियां जो बनती हैं आप समझ सकते हैं कि कोएनोसाइट की बनी होती हैं। नाल तंत्र यानी जो नली वाला जो तंत्र है उसको ये स्तरित करती है, यानी नली जो है वह कोएनोसाइट की कोशिकाएं ही बनाती है, तैयार करती है ना। तो कुल मिलाकर हमने इनकी विशेषताओं को 12 टुकड़ों में बांटा है और 12 टुकड़ों को हमने समझाया आपको एक एक करके। मैंने चित्र नहीं बनाया है, लेकिन आपको चित्र भी बनाना है और सबके बारे में विस्तृत रूप से लिखना है कि किसके बारे में हमने क्या क्या कहा है, तब मुझे नोट्स दिखाना है। ठीक है। तो आज प्राणी जगत का पहला हमने संघ पर चर्चा किया पॉरीफेरा, है ना। टोटल चीज जो मैंने बताया है आपके एनसीईआरटी बुक से थोड़ा सा और अधिक भी बताया है हमने, है ना। तो उन बातों को भी लिखेंगे। एनसीईआरटी बुक से छाप कर दिखा देंगे सर हमने कर लिया, तो नहीं होता है। मैं जितना बता रहा हूँ उतना आपके कॉपी में होना चाहिए हर हालत में, है ना। तो चलिए, आज जितना हमने समझाया। आज का क्लास कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताएंगे, नोट्स भी ज़रूर दिखाएंगे, है ना। और तब तक हम कल के लिए इंतज़ार करेंगे नए संघ के बारे में, सेलेंट्रेटा, जिसको हम लोग नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं, उस संघ के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। कल तक के लिए आज आपसे मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।